आश्चर्यचकित हुआ। कारण वही कार्ड था। मैं सोचने लगा इस शहर में मेरा कम लोगों से ही संपर्क है, ऐसे में भला कौन इनविटेशन भेजेगा। अतः मैंने कार्ड उठाया और उसे पढ़ने लगा। कार्ड पर मेरा, बीपी गुप्ता और हमारे उस्ताद राम कुमार जी का नाम लिखा था। अतः मैंने भेजने वाले का नाम पढ़ा, जिसमें लिखा था कर्नल राव साहब। मैंने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला। यह कौन कर्नल राव साहब है जिन्होंने मुझे कार्ड भेजा है? काफी प्रयास करने के बाद भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि वह कर्नल राव कौन है। मैंने वह कार्ड अपने उस्ताद जी को दिखाया, वह भी उसे उलटते पलटते रहे। तभी मेरा मित्र बीपी गुप्ता बोला, अरे भाई, यह तो देखो कि विवाह किसका है और कौन सी तारीख का है। मैंने कार्ड पर सरसरी नजर डाली। विवाह की तारीख 16 जून थी। साथ ही उसमें 2 लड़कियों का नाम था। इसका मतलब था कि 2 बहनों का एक साथ विवाह का निमंत्रण पत्र लिख कर दिया गया था। दोनों लड़कियों का नाम क्रमशः लाजवंती और दूसरी का नाम चांदनी। नाम पढ़ने के बावजूद भी हम तीनों अभी उस इनविटेशन के बारे में अभी कोसों दूर थे। अतः हम तीनों ने डिसाइड किया कि अभी 16 जून की तारीख आने में 4 दिन शेष थे। अतः हम लोग निश्चित होकर कारखाने में काम करने जाते और फिर एक दिन हम बुद्ध बाजार में जाकर उन दोनों की शादी में देने के लिए 2 स्टील की बेहद खूबसूरत कलात्मक मूर्तियों को पैक करा कर ले आए। मजे की बात यह थी कि हम विवाह में सम्मिलित होने की पूरी तैयारी कर चुके थे, किंतु हम तीनों अभी तक यह नहीं समझ पाए थे कि निमंत्रण पत्र किसने भेजा था। अचानक मेरे दिमाग में क्या खुराफात सूझी कि मैं उस कार्ड को पुनः हाथ में लेकर देखने लगा। मैंने प्रेषक का एड्रेस चेक किया। एड्रेस में लिखा था पुरानी हवेली, लाइन पार, कबीला रोड, मुरादाबाद। मैंने पता दिमाग में नोट कर अपने दोस्त बीपी गुप्ता को साथ लेकर उस एड्रेस को खोजने निकल पड़ा। दिन में हम दोनों मित्र कमरे पर खाली पड़े रहते थे और रात्रि में कारखाने में काम करने जाते थे। अतः हम दोनों मित्र पूछते पूछते लाइन पर जाकर लोगों से कबीला रोड का पता पूछने लगे। अधिकांशतः वहां लोगों ने कबीला रोड के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। मेरे विचार से हमें अब किसी बुजुर्ग से पूछना जरूरी है। मैंने अपने दोस्त से कहा, हाँ, यह सही है। उसने मेरी बात का समर्थन किया। अतः अब हम पूछताछ करते करते आगे रेलवे फाटक की ओर बढ़े, जिधर मुस्लिम बहुल्य आबादी थी। हम दोनों मित्र एक पान की दुकान पर जाकर कुछ समय के लिए रुके। अचानक पान की दुकान पर बैठे एक बुजुर्गवार को हमने देखा। वो उम्र में लगभग 90 वर्ष की आयु के थे। उस समय दुकान पर भीड़ ना के बराबर थी। अतः हम दोनों ने उन्हें थोड़ी दूर से आदाब अर्ज किया और उनके नजदीक बड़ी बेंच के निकट खड़े हो गए। चचा जान, एक जानकारी मालूमात करनी थी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उन बुजुर्ग से बोला, तशरीफ रखें जनाब। उन्होंने हमारी ओर देखते हुए कहा, जी शुक्रिया चचा जान। मैंने उनसे अदब से कहा। हम उन्हीं के नजदीक बड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ पल रुकने के बाद हमने उन बुजुर्गवार से वह एड्रेस पूछा जिसकी तलाश में हम दोनों मारे मारे भटकते फिर रहे थे। कुछ देर वो बुजुर्गवार कुछ सोचते रहे, फिर बोले, ये पता तो बहुत पुराना है, लेकिन अब तो शायद उस हवेली का कोई नामो निशान या कोई अवशेष भी ना हो। वो बुजुर्ग जैसे अपने आप से बातें कर रहे थे। हम कुछ देर चुपचाप उनके बोलने की प्रतीक्षा करते रहे और फिर वह बोले, क्या काम है तुम लोगों को इस हवेली से? जी दरअसल बात यह है कि कल 16 जून की हमारी दावत उनके यहाँ एक शादी की है। मेरा दोस्त तुरंत बोला। बुजुर्गवार अचानक गुस्से में भरकर हमसे बोले, अरे कमबख्तों, पूरे मुरादाबाद में एक मैं ही मिला तुम्हें मस्करी करने को। जी ऐसी बात नहीं है। मैंने बात को साधते हुए उनसे धीरे से कहा, और क्या बात है? तुम्हें मालूम है जिस जगह को तुम ढूंढ रहे हो वह जब मैं बहुत छोटा था तब उसके बारे में मुझे एक बार मेरे अब्बा हुजूर ने कहानी के रूप में मुझे बताया था कि बहुत समय पहले इस रोड को कबीला रोड कहा जाता था। यहाँ पर एक कर्नल राव साहब के नाम से रहते थे। उनकी 2 बेटियां थी जिन्हें उनकी शादी वाले दिन अंग्रेजों ने अगवा कर उनकी इज्जत लूटी और फिर उन दोनों लड़कियों ने अपनी आत्महत्या जहर खाकर कर ली थी, जबकि उसी दिन उनका विवाह होना था। बारात आई, किंतु कर्नल राव ने भी अपनी बंदूक से उन बलात्कारियों को गोली से भून दिया। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों के खिलाफ कोई हुकूमत भी नहीं थी। अतः राव साहब को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया और पता चला कि राव साहब की मौत भी वहीं जेल में हो गई। हवेली यूं ही वीरान होकर क्षतिग्रस्त पड़ी थी। लोगों ने उधर से निकलना भी बंद कर दिया था। बुजुर्ग की बात सुनकर हम दोनों दोस्त सन्न रह गए थे। अब मैं सोच रहा था कि किसी ने हमारे साथ भारी मजाक किया है। अतः हम दोनों मित्र चुपचाप वहां से चल पड़े। दोपहर हो चुकी थी, अतः भूख भी तेज लगने लगी थी। अतः रास्ते में हमने सड़क किनारे बने एक होटल में खाना खाया और फिर चुपचाप अपने कमरे पर आकर सो गए।
और फिर जब हमारी आंख खुली तो सायंकाल का समय हो चुका था। तभी हमारे उस्ताद जी हमारे कमरे पर आए और बोले, अरे हरेन, दिलशाद सिनेमा में एक फिल्म आई मिलन की बेला बहुत अच्छी लगी है, चलो आज इवनिंग शो देखते हैं। मैंने उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी आज हमारा मूड मूवी देखने का नहीं है। मेरे मना करने पर वो हमारे उस्ताद मेरे मित्र बीपी गुप्ता को अपने साथ लिवाकर मूवी देखने चले गए। उन दोनों के चले जाने के बाद मैं फिर बेड पर लेट गया और फिर अकस्मात मुझे पुनः नींद ने दबोच लिया और अगली पल मैं गहरी नींद में फिर सो गया। सोते सोते अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के नजदीक वही मेरी खूबसूरत दोस्त बैठी थी। उसके हाथ में गुलाब का फूल, जो कि बहुत ही ताजा दिख रहा था, वो लगा हुआ था। मुझे जागा हुआ देखकर वो हंसकर बोली, आज तो ऐसे सो रहे हो जैसे घोड़े बेचने के बाद कोई सोता है। क्या करें भाई, अब तो सोने के अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं है, मैंने उससे शिकायत भरे लहजे में कहा। वो थोड़ा मुस्कुराई और मेरे गाल पर एक किस करके बोली, जानती हूँ आप नाराज हो, हमें क्या हक है जो हम किसी से नाराज हों। मैं वास्तव में उससे बहुत नाराज था, क्योंकि वो बहुत दिनों से ना तो मेरे कमरे पर आई थी और ना ही कभी उसने मुझसे मिलने की कोई कोशिश की थी। मैं जानती हूँ हरेन, आप मुझसे नाराज हो और आपका हक भी बनता है मुझसे रूठने का, पर यार वेरी वेरी सॉरी, माफ कर दो प्लीज। उसने जानबूझकर मेरे गले में अपनी खूबसूरत गोरी गोरी बाहें डाल दी। मैंने देखा उसके एक हाथ पर दुल्हन का कंगन बंधा हुआ था। अरे यार, तुम्हारी शादी भी तो है, मैंने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। उसने कहा, हाँ तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूं कि कहीं तुम भूल ना गए हो, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। उसने मुझसे अधिकार भरे भाव से कहा, अभी मेरे दोस्त फिल्म देखने गए हैं, अतः जब वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें लेकर तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। मैंने उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया। ठीक है, जरूर जरूर आना, एक आप ही तो हो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर लेती हूँ। वह उदास होते हुए बोली, लेकिन यार मैंने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप लाइन क्रॉस करके जैसे ही आगे आओगे तो तुम्हें बारात चढ़ती हुई मिलेगी। मेरी शादी में मेरे डैडी ने अंग्रेजों का बैंड किया है। अच्छा, मैंने सहमति में सिर हिलाया। वो अब उठ खड़ी हुई और जाने को तैयार हुई। मैं चाहता था कि वो मेरे पास कुछ देर और रुके, किंतु आज उसकी शादी थी और उसका अपने घर में होना जरूरी था। अतः मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैं उसे खड़ा खड़ा काफी देर तक देखता रहा, जब तक वो मुझे जहां तक वह मुझे दिखाई दी, और फिर मैं वापस अपने कमरे पर आकर उसकी शादी में जाने की तैयारी करने लगा। लगभग 11:30 बजे मैं तैयार होकर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। मैंने अपनी फ्रेंड्स की फेवरेट शर्ट और जीन्स पहनी, जिसे वो अक्सर पसंद करती थी। साथ ही उसने मुझे एक बार एक इत्र गिफ्ट किया था, उसे मैंने अपने कपड़ों पर लगाया। उस इत्र की खुशबू बेइंतहा मदहोश कर देने वाली थी। मैं अभी बैठा अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी मेरा दोस्त और हमारे उस्ताद जी भी आ गए। अरे भाई, आज बड़ा सज धज कर दूल्हे की तरह क्यों बैठे हो? उस्ताद जी की बात पर मैं मुस्कुराकर बोला, उस्ताद जी आज मेरी दोस्त की शादी है, वो भी कुछ देर पहले मेरे पास मुझे लेवाने आई थी और जरूर जरूर आने को कह कर गई है। अतः अब आपको और मेरे दोस्त पीपी गुप्ता को जरूर चलना पड़ेगा। नहीं यार, तुम चले जाना, मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरा दोस्त बोला। देख यार, तुझे चलना ही है, फटाफट तैयार हो, मैंने उसे निर्देश दिया। और फिर थोड़ा नानुकुर करने के बाद वह तैयार हो चुका था और अब हम तीनों एक साथ चल पड़े। उसके बताए पते के अनुसार हम आगे बढ़ते गए और थोड़ा आगे चलने पर अंग्रेजों का एक बैंड बजता हुआ एक बारात में मिला। बारात में रोशनी जो पुराने जमाने के पेट्रोमैक्स चलते हुए दिखाई दिए। अब हम तीनों समझ गए कि यही हमारी प्यारी दोस्त की बारात है। अतः हम तीनों मित्र भी जल्दी से जल्दी बारात का हिस्सा बनने के लिए जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए बारात में शामिल हो गए। बारात वास्तव में लगता था किसी शाही परिवार की है। रोशनी, सजावट आदि दूल्हों से लेकर सभी कुछ शाही था। साथ में पुराने जमाने की बंदूकों से झमाझम गोलियां बरस रही थी। इस तरह बारात एक शाही ठाट बाट के साथ शिष्टता से लड़की के घर पर पहुंची। दरवाजे के जो भी रीति और रिवाज थे, उन्हें पूरा करने के बाद बारात को खाने पर बुलाया गया। हम तीनों भी बारातियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाना अति स्वादिष्ट और उम्दा था। अतः मेरा अनुमान था कि मैंने आज तक किसी भी शादी में ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन शायद कभी नहीं खाए थे। अतः तबीयत से भोजन करने के बाद अब हम यह सोच ही रहे थे कि तभी एक लड़की हमारे पास आई और बड़ी अदब से बोली, जी आपको हमारी छोटी मालकिन बुला रही है। अच्छा जी, चलिए। हम तीनों उस घरेलू नौकरानी के पीछे पीछे चले। उसकी कोठी अंदर बहुत ही आलीशान बनी हुई थी।
हर कमरे में खूबसूरत झाड़ फानूस अलग अलग रंगों के जगमगा रहे थे। दीवारों पर ढाल, तलवार, क्रॉस की मुद्रा में बहुत ही सुंदर ढंग से सजे हुए आकर्षक लग रहे थे। बीच हॉल में मरे हुए शेरों की डमी रखी हुई थी। कहीं बारहसिंगा, हिरण आदि पशुओं की डमी सजी हुई थी। कुल मिलाकर सब कुछ सुंदर और मनमोहक था। इस तरह घूमते हुए हम दोनों अपने दोस्तों के साथ अपनी फ्रेंड्स के कमरे में पहुंचे। वो दुल्हन के लिबास में अति सुंदर दिख रही थी। नौकरानी ने मेरे दोनों दोस्तों को बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी। मुझे देखकर वह मेरी दोस्त अपने बेड से उठी और मुझसे ऐसे लिपट गई मानो हम वर्षों से बिछड़े हुए अभी मिले हों। वह काफी देर तक मेरे साथ आलिंगनबद्ध रही। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर थोड़ी ऊपर उठाई तो उसकी आंखों से आंसू मुझे स्पष्ट झलकते हुए दिखाई दिए। मैंने उसकी आंखों में आए आंसुओं को अपनी उंगली के पोरों से पहुंचा और उसे प्यार से थपथपाते हुए ढाढ़स बंधाते हुए कहा, नहीं चांदनी, ऐसे शुभ अवसर पर रोना ठीक नहीं यार। वह मुझसे और कसकर लिपट गई और सुबकते हुए बोली, अरे तुम ही गहरे मित्र हो मेरे। मुझे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मैंने चांदनी को प्यार से थपथपाया और आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ देर और उसके कमरे में रुके। वह बोली, अरे चलो, मैं आपको और आपके दोस्तों को आराम करने के लिए कमरा दिखा दूं। हम तीनों मित्र उसके पीछे पीछे हो लिए। कुछ देर में हम तीनों दोस्त अलग अलग बिस्तरों पर बड़े आनंद के साथ लेट गए। जाते जाते चांदनी हमसे बोली कि अगर कोई कैसा भी शोर हो, आप में से कोई भी दरवाजा ना खोले। ओके माय डियर, मैंने उसे आश्वासन दिया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे लेटते ही गहरी नींद ने दबोच लिया और अब जब सुबह को मेरी नींद खुली तो हम तीनों दोस्त आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कारण यह था कि हम अच्छे भले चांदनी की हवेली में सोए थे, किंतु इस समय हम तीनों मित्र कब्रिस्तान में 3 कब्रों पर अलग अलग सोए हुए थे। मैं सबसे पहले उठा और बोला, यार यह सब क्या है? क्या रात को जब हम सोए थे तो वहां हवेली में किसी ने आक्रमण कर दिया? गोली चलने के साथ रोने चिल्लाने की आवाजें आती रही। हम निकल कर देखना चाहते थे किंतु बाहर से किसी ने हमारे कमरे का गेट बंद कर दिया। मजबूरी में हम यहीं से सुनते रहे कि तेरी प्रेमिका और उसकी बड़ी बहन को किसी अंग्रेज ने उन दोनों का किडनैप कर लेने के बाद बलात्कार किया। परिणामतः चांदनी ने और उसकी बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने दोनों बलात्कारियों को गोली से भून दिया। फलस्वरूप उन्हें पकड़कर पुलिस ले गई। यह कहानी हमारे उस्ताद जी जो हमारे साथ थे उन्होंने हमें बताई। मुझे लगा कि यह कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी। मुझे याद आया एक दिन पहले जब मैं और मेरा दोस्त उस कार्ड के पते को पूछते पूछते जब हम उन बुजुर्गवार से मिले थे, तब उन्होंने यह सब बताया था। अगले पल मैं समझ चुका था, वह एक भूतों की बारात थी। हम जिस शादी में रात को शामिल हुए थे वह भूतनी की शादी थी। तो क्या चांदनी भूतनी थी? मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न चक्कर काट रहे थे। अचानक वही साधु जी जो कि उस आश्रम पर हम जाते थे हमें दिखाई दिए और बोले, बच्चा तुम तीनों बहुत बड़े संकट से बचे हो। वो तुम्हारी दोस्त दिल की बहुत नेक है, उसी ने तुम तीनों के प्राणों की रक्षा की है। जाओ, अब कभी इस तरफ मत आना।